थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेशंस हैं। एक्चुअल में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस सेशन में हर सेंटेंस को हम बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और जहां जरूरी होगा हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, एक सेशन में ना वर्ड्स पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे वो ग्रामर आती है फिर भी सेंटेंसेस बन नहीं पाते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन में याद नहीं आते, बिकॉज समटाइम्स यू ट्राई टू यूज योर हिंदी वर्ड्स इन योर इंग्लिश सेंटेंसेस, लेकिन कॉन्वर्सेशन करते समय एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को अगर एक्सप्रेस करना है तो कभी हमको ये वर्ड्स बदलने पड़ेंगे, कम या ज्यादा करने पड़ेंगे। राइट, जैसे कि पत्नी ने कहा आप कई दिनों से गांव घूमने नहीं गए हो। राइट, देखिए 3-4 तरीके से इस बात को कह सकते हैं। पहला तरीका हो गया, यू हैवंट विजिटेड द विलेज इन अ लॉन्ग टाइम। You haven't visited the village in a long time। देखिए, एक्चुअल में इसमें छोटी सी चीजें समझने वाली। यहां पर हमने in कहा, for भी कहा जा सकता है। You haven't, आपने नहीं किया है। You haven't visited the village for a long time, right? लेकिन यहां पर हम in इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि कुछ काम अगर काफी समय से नहीं हुआ है तो in कह देते हैं। for हम वहां पर कहते हैं जो पहले से हो रहा है, कंटिन्यूटी पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे कि I have been talking to you for 2 hours। कर रहा हूं, कुछ पॉजिटिवली हो रहा है तो फॉर कह देंगे। और अगर कुछ समय से कोई काम नहीं हुआ है तो इन कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। तो यहां नहीं गया हूं, सो यू हैवंट विजिटेड द विलेज इन अ लॉन्ग टाइम। फॉर कह देना इंटरचेंजेबली चलता है, एक्सेप्टेबल है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इट हैज बीन अ क्वाइट वाइल। इट हैज बीन अ क्वाइट वाइल। यहां पे पता है क्वाइट क्यों कह रहे हैं? क्वाइट का मतलब हो जाता है ज्यादा। राइट, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी वेरी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन क्वाइट मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो इट्स बीन अ क्वाइट वाइल सिंस यू लास्ट वेंट टू द विलेज। यहां पर पता है सिंस क्यों कह रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट है। देखो यहां पर समय की बात ज्यादा है इस सेंटेंस के अंदर, यानी कि इट हैज बीन अ क्वाइट वाइल, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया। सिंस लगा के कह रहे हैं कब से। सिंस यानी स्टार्टिंग पॉइंट। इट हैज बीन अ लॉन्ग वाइल, इट हैज बीन अ क्वाइट वाइल सिंस यू लास्ट वेंट टू द विलेज। जब आप आखिरी बार गांव गए थे तब से बहुत लंबा समय हो गया है। यहां पर यह कहा जा रहा है जैसे कि जब से आया तब से खड़ा हुआ है। ही हैज बीन स्टैंडिंग सिंस, स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस ही अराइव्ड, यानी जब से आया तब से खड़ा हुआ है। सो इट हैज बीन अ क्वाइट वाइल सिंस यू लास्ट वेंट टू द विलेज। आखिरी बार जब गए थे तब से काफी समय हो गया। राइट, और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कहा? यू हैवंट विजिटेड द विलेज इन अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से नहीं गए हैं आप। राइट, एक और तरीके से इस बात को कह सकते हैं, यू हैवंट बीन टू द विलेज फॉर डेज। यू हैवंट बीन टू द विलेज फॉर डेज, यानी काफी समय से। देखो, फॉर मैनी डेज ना कह करके फॉर डेज भी कहा जा सकता है। राइट, सो यू हैव, जैसे एक और तरीके से कह सकते हैं, एक्सप्रेशंस हैं, यू हैवंट बीन टू द विलेज इन डेज, फॉर डेज, इन डेज। इन सब का मतलब यही, आप ड्यूरेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। राइट, आई होप जहां पर भी कोई सेंटेंस का ग्रामर वर्ड समझ नहीं आए या वर्ड ऑर्डर समझ नहीं आए कि पहले ये क्यों कहा उसके बाद ये वाला वर्ड क्यों कहा, या आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में पूछते चलिएगा। छोड़ के जाने से फायदा नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। ग्रामर कुड वुड शुड सीखने के बाद हमें ये वर्ड ऑर्डर सीखना ही पड़ेगा। अगर वर्ड ऑर्डर नहीं पता है तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे। 20% सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो सकते हैं। जैसे पति ने कह दिया, सही बात है, लगभग 6 महीने तो हो ही गए होंगे। अब देखिए यहां पर हम लगा रहे हैं अंदाजा। अंदाजा लगाने के लिए मस्ट तो लग ही सकता है। राइट, लेकिन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरचेंजेबली वर्ड्स देखेगा। सही बात है, लगभग 6 महीने तो हो ही गए होंगे, अंदाजा ही तो लगा रहे हैं। आपने कहा दैट्स ट्रू, इट मस्ट हैव बीन अराउंड 6 months। मस्ट यूज कर लेते हैं अंदाजा वगैरह लगाने के लिए, ही मस्ट बी ऑन द वे। मस्ट कह रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में हम ये कह रहे होते हैं कि जरूर ऐसा होना ही चाहिए। कंफर्म नहीं कह रहे हैं कि इट इज, कह रहे हैं इट मस्ट बी, यानी ऐसा होना ही चाहिए मेरे अंदाजे से। लगभग 6 महीने तो हो ही गए होंगे। दैट्स ट्रू, इट मस्ट हैव बीन अराउंड 6 months। राइट, मस्ट के साथ हैव लगा दिया, हैव बीन यानी कंटिन्यूटी बता रहे हैं, इट मस्ट हैव बीन अराउंड 6 months। दूसरे तरीके से इसी बात को कह दीजिए, यू राइट, इट हैज बीन ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर। इट हैज बीन ऑलमोस्ट लगा करके आपने अंदाजे वाली फीलिंग दे दी, आपने डायरेक्ट नहीं कहा इट हैज बीन हाफ अ ईयर, आपने कहा इट हैज बीन ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर। तो अंदाजा इससे भी पहुंच रहा है कि भाई आप श्योरिटी के साथ नहीं कह रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। डायरेक्ट अगर आप अंदाजा ही लगा रहे हैं तो आप ये भी तो कह सकते हैं, या आई थिंक इट हैज बीन अबाउट 6 years। अबाउट का मतलब भी है लगभग। आई थिंक, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट हैज बीन अबाउट 6 months, सॉरी। राइट, अबाउट की जगह अराउंड कह दीजिए, या आई थिंक इट हैज बीन अराउंड 6 months। तो ये सारे के सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबल यूज हो पाते हैं। और आप एक चीज देख रहे होंगे लॉजिकली कि ये सेंटेंस जो मैंने कहा सही बात है, 6 महीने हो ही गए होंगे,
कोई लिटरल ग्रामर यूज नहीं होती है। सारा गेम है वर्ड्स का, 1500-1600 वर्ड्स हैं, कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स। हिंदी में भी उतने ही होते हैं, इंग्लिश में भी उतने ही है। बस ये है कि उस सिचुएशन में याद नहीं आते बिकॉज यू आर नॉट इन दी हैबिट। आदत कैसे पड़ेगी ये इजी वर्ड्स को तुरंत याद आए, उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 1 मिनट लूंगा मैं आपका। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा हाउ इजी द इंग्लिश इज। हम इसको मुश्किल कर देते हैं हिंदी से कनेक्ट करके। जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, आपको कहना पड़े मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। अब इसमें रही है पॉसिबल ही नहीं है यूज करना, राइट। मैं सिंपल कहूंगा आई एम स्लीपी, या फिर कहूंगा आई एम फीलिंग स्लीपी, राइट। हिंदी में नहीं कहते नींद महसूस कर रहा हूं, राइट। तो होता क्या है, ये एक अकेला सेंटेंस नहीं है। एक क्रेजी फैक्ट क्या है कि 80% सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में मैच नहीं किए जा सकते। लेकिन हम बेसिक इंग्लिश जब सीखना शुरू करते हैं ना, तो हमें एक चीज सीख मिल जाती है कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को, ऐसे ही सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं जो ट्रांसलेट हो पाते हैं, और वो हमेशा हमारी आदत रह जाती है। और वी ट्राई टू टॉक टू समवन इन इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमें एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना सीखना है कि इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा। ये नहीं सीखना कि इस बात को, हिंदी वाली बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा। और वो कैसे होगा, ये ट्रांसलेशन की आदत कैसे छूटेगी, रियल टाइम में प्रैक्टिस करके। तो हमारे ग्रुप में फायदा क्या होता है, यहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है। तो जब चाहे, जितनी चाहे आप लोगों के साथ बात करिए। उसके बाद में दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती है हमारी, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। आपके पास टाइम है तो दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कम टाइम है, कोई एक चूज कर लीजिए टाइम। डाउट क्लियरिंग सेशन में आए तो लोगों को जो कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों की परेशानियां यहाँ पे आकर के लोग आते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि यार ये भी मुझे पता ही नहीं है, सामने वाला पूछ रहा होता है तो पता चल जाता है उसके थ्रू कि अरे यार ये इसको प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को भी आ सकती है। तो ग्रुप में जब आप बैठेंगे ना, माहौल का सारा गेम है, आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। तो यहाँ प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीजें मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। देखिए अगर बोलना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज और है, ग्रामर से इंग्लिश नहीं बोली जाती है, वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप लोगों को बात करते सुनेंगे, वर्ड्स याद आने लगेंगे। वोकैबुलरी का कोई गेम नहीं है। लोग कहते हैं शब्द नहीं याद आ रहा, आपको शब्द की जरूरत ही तब पड़ रही है जब आपको वर्ड्स लगाने नहीं आ रहे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको सेंटेंस का, फिर इस पर चलेंगे। मान के चलिए मैंने किसी को कहा कि तुम तो यार अंतर्यामी हो। कोई बंदा अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बता रहा है, राइट। अब मेरे को कहना है तुम बड़े अंतर्यामी हो। अब अंतर्यामी का ट्रांसलेशन थोड़ी ना ढूंढूंगा मैं, राइट। मेरे को बस थोड़ा सा पोर्शन पता होना चाहिए। यू मेक इट साउंड लाइक यू नो एवरीथिंग, यू मेक इट साउंड लाइक यू नो एवरीथिंग, ऐसे कर रहे हो। हाँ, यू टॉकिंग एज इफ यू नो एवरीथिंग। तो एक्सप्रेशंस के हिसाब से रेडीमेड एक्सप्रेशंस होते हैं, पोर्शंस होते हैं, वो मास्टर करने होते हैं। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो मास्टर कर लिए तो इजी वर्ड्स के साथ ही इंग्लिश बोली जाती है। आप देखेंगे कि समझ सब कुछ आता है। अगर आपको वर्ड्स की प्रॉब्लम होती तो समझ भी नहीं आता ना। समझ सब कुछ आता है बिकॉज आपको कुड वुड शुड पता है कि विल कहाँ लग रहा है, शैल कहाँ लग रहा है, सेकंड फॉर्म कहाँ लग रहा है, लेकिन बोलते समय याद नहीं आता। तो ये आदत पड़ जाएगी। प्रैक्टिस का गेम है। आइए ग्रुप में और आगे बढ़ते हैं इसमें। तुम कहो तो आज चला जाऊं। हस्बैंड ने कहा तुम कहो तो आज चला जाऊं। एक तरीके से कह दिया इफ यू से सो। इफ यू से सो पता है यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, बस कि ऐसा अगर तुम कहो, अगर ऐसी ही इच्छा है तुम्हारी तो इतना कह के भी छोड़ सकते हैं। इफ यू से आई विल गो टुडे, अब आज मैं चला जाऊं, राइट। तो ये चीजें ना डाउट क्लियर हो जाता है। जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, ग्रुप में बैठेंगे तो पता चल जाएगा अच्छा जिस चीज का मैं ट्रांसलेशन ढूंढ रहा था वो ट्रांसलेट होती ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। सो इफ यू से सो आई विल गो टुडे, अगर कहो तो आज चला जाता हूं। दूसरे तरीके से कह दिया शुड आई गो टुडे इफ यू सजेस्ट, शुड आई गो टुडे इफ यू सजेस्ट, अगर आप कहो तो मैं चला जाऊं। अगर ये कहना तुम कहो तो आज चला जाऊं, एक्सप्रेशन को हिंदी वाले को ध्यान में रखिएगा। परमिशन मांग रहे हैं या मतलब कुल मिला करके एक कैजुअल वर्जन है। हाँ, कैजुअली कह रहे हैं अगर कहोगे तो चला जाऊंगा। सो इफ यू वांट आई कैन गो टुडे, क्योंकि वाइफ ने याद दिलाया है तो इफ यू वांट आई कैन गो टुडे। आई नो आई हैवंट बीन टू माई विलेज इन अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से मैं गया नहीं हूँ गाँव। सो इफ यू वांट आई कैन गो टुडे, कहो तो आज चला जाऊंगा। नाउ पत्नी ने कहा तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें रोक थोड़े ही लूंगी। अब इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, रोक थोड़े ही लूंगी नहीं है ट्रांसलेशन इसका, राइट। इसको बिल्कुल सिंपल 2-3 तरीके से कहते हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है तो इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू। एक्सप्रेशन याद है, इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। इट्स योर चॉइस, आई कांट स्टॉप यू इफ यू वांट टू गो।
इट्स योर चॉइस, आई कांट स्टॉप यू, मैं तुम्हें रोक थोड़ी लूंगी। देखिए रोक थोड़े ही लूंगी क्या मतलब था कहने का, रोक थोड़ी पाऊंगी। सो इट्स योर चॉइस, आई कांट स्टॉप यू इफ यू वांट टू गो, जाना चाहते हो तो जाओ। सो इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। एक और तरीके से कहिए, डू एज यू विश, आई वॉन्ट स्टॉप यू। डू एज यू विश, आई कांट स्टॉप यू। एक और तरीके से कह सकते हैं, तुम्हारी ही मर्जी है, इट्स अप टू यू। सो डू एज यू विश, राइट, इट्स योर चॉइस। या फिर कह दीजिए इट्स अप टू यू, आई एम नॉट गोना होल्ड यू बैक। आई एम नॉट गोना होल्ड यू बैक का मतलब ही हो गया कुल मिलाकर के आपको मैं रोकूंगी नहीं, राइट। आप खुद को भी होल्ड बैक कर सकते हैं, जैसे कि आई वांटेड टू आंसर बट आई हैड टू होल्ड माई सेल्फ बैक। आई हैड टू होल्ड बैक माई सेल्फ, यानी मेरे को खुद पे कंट्रोल करना पड़ा, खुद को रोकना पड़ा। सो आई कांट होल्ड यू बैक, यानी कि मैं आपको कंट्रोल तो कर नहीं सकती, इस तरीके से कहा गया इस चीज को, राइट। पति ने कहा मेरा तो कोई मूड नहीं था, तुमने ही मुझे याद दिला दिया। जैसे कि वाइफ ने कहा इट्स अप टू यू, आई एम नॉट गोना होल्ड यू बैक इफ यू वांट टू गो, अगर आप जाना चाहो तो आई कांट होल्ड यू बैक। पति ने कहा मेरा तो कोई मूड नहीं था, तुमने ही मुझे याद दिला दिया। अब देखिए यहाँ पर मूड की बात हो रही है, राइट। तो आई एम नॉट इन अ मूड एक कॉमन एक्सप्रेशन है, किसी भी चीज का आपका मूड नहीं है तो सिंपल कह दीजिए आई एम नॉट इन अ मूड। इतना भी पूरा ही सेंटेंस हो गया, आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक टू यू, राइट। इन ए मूड कहना है आपको इसके साथ में, और फिर और एक्सप्रेशंस देखते हैं मूड को कैसे बताना है। तो मेरा कोई मूड नहीं था, तुमने मुझे याद दिला दिया। सो आई वॉजंट इन द मूड बट यू रिमाइंडेड मी। आई वॉजंट इन द मूड बट यू रिमाइंडेड मी, तुमने ही मुझको याद दिला दिया। दूसरे तरीके से कहिए मूड नहीं था मेरा, आई हैड नो प्लान्स टू गो। आई हैड नो प्लान्स, इसका मतलब ये मूड ही नहीं था। तो हो क्या रहा है कि ये लिटरल मूड नहीं था का ट्रांसलेशन नहीं करना है, इस वाले का ऊपर वाले सेंटेंस में मैच कर गया, वो बाय चांस था, राइट। ये देखना है कि भावना क्या है मेरी। अच्छा मैं अपनी चॉइस की तो बात कर रहा हूँ, चाहने ऐसे कह दीजिए आई डिडंट वांट टू गो, जाना नहीं चाहता था, तब भी तो बात आपने एक्सप्रेशन क्या दिया, मूड की ही बात करिए। सो आई हैड नो प्लान्स टू गो बट यू ब्रॉट इट अप। यू ब्रॉट इट अप एक अपने आप में एक फ्रेज है बना बनाया। कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्पेसिफिक चीज को मेंशन कर रहा है, किसी चीज की बात कर रहा है, तो यू ब्रॉट इट अप कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। जैसे मान के चलिए ऐसे भी कहा जा सकता है, जैसे कभी हम बातचीत करते हैं, कोई बंदा बार बार अपनी कभी दोस्त की बात ले आता है, कभी कोई बंदा बार बार पैसों की बात ले आता है बीच में, कोई मतलब किसी किसी की आदत होती है। जैसे एक मेरा दोस्त है, सो ही ऑलवेज ब्रिंग्स अप द मनी, ही ऑलवेज ब्रिंग्स अप द मनी वाइल टॉकिंग, यानी जब बात करते हैं हमेशा पैसे बीच में ले आता है, तो ही ऑलवेज ब्रिंग्स अप। तो यू ब्रॉट इट अप, इसका मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया, तुम्ही ने मेंशन करा, तुम्ही ने इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करा है हमारा। वैसे आई हैड नो प्लान्स टू गो, या आई वाज नॉट इन द मूड टू गो, आई डिडंट फील लाइक गोइंग, आई डिडंट वांट टू गो। सब में यही कह रहा हूं कि मूड नहीं था या जाना नहीं चाहता था, राइट। पत्नी ने कह दिया ऐसे तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो क्या तुम दिल्ली चले जाओगे, लाइक शी मेंशन्ड द विलेज। अगर ऐसे मैं दिल्ली की बात करूंगी क्या तुम दिल्ली चले जाओगे। अब ये पत्नी ने कहा है, देखिए, सो इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली विल यू गो देयर टू, इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली विल यू गो देयर टू। ये लास्ट में टू लगा दिया हमने कि वहां भी चले जाओगे। एज वेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। सो डज दैट मीन, क्या इसका मतलब ये है, डज दैट मीन इफ आई मेंशन दिल्ली यू विल हेड देयर एज वेल, यू विल हेड देयर एज वेल, इसका मतलब हो गया कि आई एम हेडिंग फॉर दिल्ली, राइट। निकल रहे हैं कहीं के लिए तो क्या वहां के लिए भी निकल जाओगे। सो डज दैट मीन इफ आई मेंशन दिल्ली यू विल हेड देयर एज वेल, आप दिल्ली भी निकल जाएंगे क्या। एक और तरीके से कह सकते हैं, देखिए एक बार ये रिवीजन हो जाएगा, इसमें ब्रिंग अप कह सकते हैं, इफ आई ब्रिंग अप दिल्ली, अगर अभी दिल्ली की बात करने लग जाऊं, देखो इफ आई मेंशन दिल्ली, इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, कॉमन एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहे। इफ आई ब्रिंग अप दिल्ली, अगर मैं दिल्ली को बीच में ले आऊं बातचीत के दौरान, इफ आई ब्रिंग अप दिल्ली विल यू पैक योर बैग्स फॉर इट टू, क्या दिल्ली के लिए भी निकल लोगे। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पोलाइटली कहते हैं, कुछ एम्फेसाइज करके कहते हैं, कुछ सरकास्टिकली कहते हैं, तो इस प्रकार के वर्ड्स से एक्सप्रेशन जाते हैं, तभी तो, यहीं तो, वहीं तो, मैं ही तो, इनको पूरे पूरे वर्ड्स बोल करके एक्सप्रेस किया जाता है इंग्लिश में। हम क्या करते हैं, इनका ग्रामर ढूंढ रहे होते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अब देखो इस सेंटेंस को आप एक बार ट्राई करो, भाव समझना पहले कि गांव चले जाओ चाचा से अपने पैसे मांग कर देखना शायद दे दें, पैसे मांग कर देखना शायद दे दें, राइट। सो गो टू द विलेज एंड आस्क अंकल फॉर योर मनी, गो टू द विलेज एंड आस्क अंकल फॉर योर मनी, अपने पैसे मांगना, किसी चीज को मांग रहे हैं तो फॉर, सो गो टू द विलेज एंड आस्क अंकल फॉर योर मनी, मे बी ही विल रिटर्न इट, शायद दे दे,
राइट। सो मे बी ही विल रिटर्न इट, ही माइट रिटर्न इट कर सकते हैं, जैसे मगर फ्यूचर के लिए अगर आप संभावना जगा रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है, तो ही माइट रिटर्न इट। इसमें भी आपने मे बी ही विल रिटर्न इट, इसमें आपने अलग अलग पोर्शन बोल दिया, ही माइट रिटर्न इट, हो सकता है वो दे दे, राइट। सो एक और तारीख, सो एक बार रिपीट करिए, फिर एक और वर्जन देखते हैं इसका। सो गो टू द विलेज एंड आस्क अंकल फॉर योर मनी, मे बी ही विल रिटर्न इट, हो सकता है वो वापस कर दें, राइट। दूसरे तरीके से कहिए, विजिट द विलेज एंड ट्राई आस्किंग अंकल, विजिट द विलेज एंड ट्राई आस्किंग अंकल फॉर योर मनी, ही माइट गिव इट बैक, हो सकता है दे दें। एक और तीसरे तरीके से बोलते हैं, जहां भी ग्रामर समझ नहीं आए प्लीज कमेंट में लिखिएगा, जो भी पोर्शन समझ नहीं आता कि आपने ट्राई के बाद टू आस्क कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ट्राई टू, तो पता है टाइम लिख दीजिएगा वहां पर, इस वाले टाइम पर ये वाला सेंटेंस है, इसको ऐसे कहा जा सकता है या नहीं। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, अगर लिख के समझाने लायक होगा वी विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स, जरूर हम आंसर करेंगे। सो विजिट द विलेज एंड ट्राई आस्किंग अंकल फॉर योर मनी, अंकल से पैसे मांगने की कोशिश करना, ही माइट गिव इट बैक, हो सकता है वो दे दें, राइट। यहां पर मे बी ही विल रिटर्न इट कह रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा आप बताइए, ही मे रिटर्न इट बैक, ऐसे कह सकते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस और नो, तो समझ जाऊंगा मैं, राइट। जैसे कि वाइफ, यू शुड गो टू द विलेज एंड सी इफ अंकल इज विलिंग टू रिटर्न योर मनी। पता है हम यहाँ पर इफ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार रिपीट करिए, यू शुड गो टू द विलेज एंड सी इफ अंकल इज विलिंग टू रिटर्न द मनी। सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, इफ अंकल इज विलिंग टू रिटर्न द मनी, देखो अंकल की इच्छा है या नहीं, इफ लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर दो चॉइसेस वाला एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि प्लीज चेक इफ ही इज कमिंग, इफ ही इज कमिंग और नॉट, इसमें जुड़ना चाहिए, वैसे वो ओमिट कर दिया जाता है लास्ट पोर्शन। इफ जैसे ही आपने सेंटेंस में कहा ना, तो सामने वाला खुद समझ जाता है अच्छा दो चॉइसेस वाली बात करी जा रही है। सो यू शुड गो टू द विलेज एंड सी, देखो इफ अंकल इज विलिंग टू रिटर्न योर मनी, देखो अंकल देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, राइट। आई होप समझ में आया होगा। आप देखिए इस एक्सप्रेशन को बोलो, पति ने कहा मैंने कई बार मांग के देख लिया, मुझे लगता नहीं वो पैसे लौटाएंगे, मैंने कई बार मांग के देखा है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो पैसे लौटाएंगे। सो आई हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स, आई हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स, आई डोंट थिंक ही विल रिटर्न द मनी। अब हिंदी में जैसे यहाँ तो चल रही है बात, हिंदी में अगर एक इंडिविजुअल सेंटेंस होता मैंने कई बार मांग के देख लिया, तो देख लिया का ट्रांसलेशन हम करते क्या, प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम इतने ही शब्दों में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, जबकि इस बात को कहने के लिए या तो वर्ड कम करे जाएंगे या बढ़ाए जाएंगे या बदले जाएंगे। एक 100 में 10 सेंटेंस हैं जो उन्हीं शब्दों को यूज करके बोला जा सकता है, 90% इंग्लिश का सेंटेंस बदलना पड़ेगा हमें, एक्सप्रेशन अगर सेम एक्सप्रेस करना है तो। सो पति ने कहा I've asked many times, I don't think he'll return the money. He doesn't seem to be in a mood to return the money. लग नहीं रहा कि मूड में है पैसे वापस करने के, राइट। दूसरे तरीके से कहिए, I've tried asking multiple times. I have tried asking multiple times. कई बार कोशिश करिए पूछने की, कंटिन्यूटी जताई जा रही है। I have tried asking multiple times, but I doubt he'll give it back. I doubt he'll give it back यानी कि मेरे को डाउट है कि वो देंगे, राइट। थोड़ा स्ट्रेट करके बोल दिया गया यहाँ पर। एक और तरीके से इसी चीज को बोलिए, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू रिटर्न द मनी, आई डोंट थिंक ही इज गोना रिटर्न द मनी, आई हैव ऑलरेडी ट्राइड आस्किंग, मैंने कई बार मांग करके देख लिया है, आई ट्राइड आस्किंग सेवरल टाइम्स बट आई डोंट थिंक ही इज गोना रिटर्न द मनी, मुझे नहीं लग रहा कि वो पैसे वापस करेंगे। नाउ याद है मैंने एक साल पहले क्या कहा था, एक्चुअली ही बोरोड द मनी ऑलमोस्ट 1 year ago, यहाँ पर हमने कहा ऑलमोस्ट 1 year ago, लगभग एक साल पहले। ही बोरोड द मनी ऑलमोस्ट 1 year ago। याद है मैंने एक साल पहले क्या कहा था, सर डू यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू अ ईयर एगो, डू यू रिमेंबर, व्हाट मतलब हो रहा है यहाँ पे जो, डू यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू अ ईयर एगो, याद है एक साल पहले जो कहा था, हिंदी में कह दिया जा रहा है जो एक साल पहले कहा था, याद है, डू यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू अ ईयर एगो, राइट। 1 year ago कह दो, ए ईयर एगो कह दो, कोई फर्क नहीं है उससे। सो कैन यू रिकॉल व्हाट आई सेड अ ईयर बैक, कैन यू रिकॉल, देखिए डू यू रिमेंबर का मतलब याद है ऑलरेडी आपको, कैन यू रिकॉल का मतलब हो गया कि दोबारा याद करो, शब्द आपको पता ही होगा, राइट। एक और तरीके से कहिए, डोंट फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट ईयर, व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट ईयर, तो हो क्या रहा है, देखिए इसमें लॉजिकली देखिएगा वर्ड ही है, कौन सा शब्द कहाँ लगेगा, बस ये मास्टर करना है, कहीं भी कोई ग्रामर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चूज करके सेंटेंस लिखे गए हैं कि भाई इनमें ग्रामर यूज ना करनी पड़े,
एक्चुअल में क्या है, हम लगे रहते हैं डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ कहाँ लगेगा, और ये जो हैवी हैवी वर्ड्स हैं, और वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आप सेशन में आएंगे 15 दिन के अंदर यू वुड हैव मास्टर्ड दीज ग्रामर रूल्स, सारी की सारी ग्रामर समझ में आ जाएगी। 45 ग्रामर के रूल हैं, लेकिन हम गलत गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कुड हैव वुड हैव का क्या मतलब है, कुड अलग है, हैव अलग है, समझने का तरीका है। शुड हैव क्या होगा, कुड हैव बीन क्या होता है, ऐसे समझ ही नहीं आएगा। कुड पता होना चाहिए, हैव पता होना चाहिए, और बी पता होना चाहिए, और ये तीनों को समझने में 15 मिनट लगने चाहिए, राइट। मेरे बेसिक ग्रामर के सेशंस आप देखेंगे, खुद से समझ में आ जाएगा। काफ़ी पुराने हैं, 1.5 साल पहले के होंगे। आप चैनल पे जाएंगे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियोस देखेगा, वहाँ शुरू में मैंने 10-15 वीडियोस में ग्रामर ही समझाई थी। उसके बाद फिर ये कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज ग्रामर खत्म हो गई थी, फिर मैं क्या समझाता आगे, तो मैंने ये सेशन स्टार्ट कर दिए ना। एक बार दोबारा इस पर चलते हैं। सब मुझे सब याद है, अब जले पे नमक मत छिड़को, जैसे कि वाइफ ने कह दिया, डोंट फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट ईयर, भूलो मत जो मैंने कहा था, राइट। हस्बैंड कह रहा है कि अब जले पे नमक मत छिड़को। देखो मुझे सब याद है, देखो जले पे नमक मत छिड़को एक ईडियम भी यूज कर सकते हैं, और फिर इस एक्सप्रेशन को नॉर्मली भी कह सकते हैं। सो आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, डोंट रब सॉल्ट ऑन माई वुंड्स, यानी ये डोंट रब सॉल्ट इन वुंड कह देना, ऑन वुंड कह देना, दोनों का मतलब इंटरचेंजेबली ये जो ग्रामर है चल जाती है। लेकिन अगर एक ईडियम के तरीके से कहें, डोंट रब सॉल्ट इन माई वुंड कहते हैं, राइट। ऑन कह रहे हैं तब भी जख्म में अंदर और बाहर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, दोनों तरीके से रगड़ा जा सकता है नमक जख्म पे, राइट। कोई गड़ा के रगड़ रहा है तो इन द वुंड है, कोई ऊपर ऊपर रगड़ रहा है तो ऑन द वुंड है, वो सरफेस जैसा है, इसीलिए इंटरचेंजेबली यहाँ पर यूज हो पाता है। दूसरे तरीके से कह दीजिए, आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग, कुछ नहीं भूला, स्टॉप मेकिंग इट वर्स। स्टॉप मेकिंग इट वर्स का मतलब भी हो गया कि जले पे नमक मत छिड़को, यानी कि अब मेरे को आई एम ऑलरेडी हर्ट, मेरे को पहले ही दुख हो रहा है बिकॉज अंकल इज नॉट रिटर्निंग माई मनी, अंकल पैसे नहीं दे रहे हैं, एंड नाउ यू आर मेकिंग इट वर्स, यानी कि जो मेरी अवस्था है अभी उसको आप और ज़्यादा खराब कर रही हो और ज़्यादा दुखी कर रही हो मुझे। सो डोंट मेक इट वर्स, स्टॉप मेकिंग इट वर्स, राइट। सो आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग, डोंट मेक इट वर्स, यानी कि अब खाम खाम में मेरे जले पे नमक मत छिड़को, राइट। आई नो, नो नीड टू रिमाइंड मी इन अ पेनफुल वे, ये एक बनावटी सेंटेंस है लेकिन कहा जा सकता है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, नो नीड टू रिमाइंड मी इन अ पेनफुल वे, राइट। नाउ पत्नी ने कहा, तुम्हें ठोकर खा के अकल आती है, तुमको ठोकर खाकर ही अकल आती है, सो यू ओनली लर्न आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एक और तरीके से भी कह सकते हैं, इतना आपको आई होप की समझ में आता ही होगा। आप कह सकते हैं, यू ऑलवेज लर्न थिंग्स द हार्ड वे, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इजीली, यू ऑलवेज लर्न थिंग्स द हार्ड वे, यानी कि ठोकर खा के हार्ड वे एक्सप्रेशन है, राइट। सो यू ऑलवेज लर्न थिंग्स द हार्ड वे, आराम से कुछ समझ ही नहीं आता है ठोकर खा के, राइट। नाउ अगर हम जब जोड़ जाड़ करके ठोकर वर्ड ढूंढ भी लाएंगे, उसको फिट करेंगे, तो इंग्लिश सेंटेंस विल साउंड ऑकवर्ड, हिंदी में वो अच्छा लगेगा ठोकर खा के, हिंदी में ट्रांसलेट करके साउंड करेगा बढ़िया, लेकिन इंग्लिश में जो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता वो कहेंगे यार इतने सारे वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं, योर सेंटेंस माइट साउंड अ लिटिल वर्डी। नाउ पति ने कहा, जैसे तुम तो अंतर्यामी हो, जैसे वाइफ ने कहा, यू ऑलवेज लर्न थिंग्स द हार्ड वे, तुम तो ठोकर खा के सीखते हो। डू यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट ईयर, जो मैंने कहा था याद है। पति ने कहा, जैसे तुम तो अंतर्यामी हो, आई अग्री दिस प्रेडिक्शन टर्न्ड आउट करेक्ट, ये वाली चलो ठीक है सही निकल गई, जैसे तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो ऐसे कर रही हो अब जैसे तुम अंतर्यामी हो। एक तरीके से आप कह सकते हैं एज इफ यूर ऑल नोइंग, एज इफ यूर ऑल नोइंग, इसका मतलब है तुम्हें सभी पता है, राइट। एक और तरीके से कह दीजिए, सो यूर अ माइंड रीडर नाउ। देखिए उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, आप सिचुएशन में जब बात कर रहे होंगे ना तो आप अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब मान के चलिए कोई बंदा उसकी एक आधा प्रेडिक्शन सही निकल गई है, तो यू हैव बिकम अ माइंड रीडर नाउ, अब तो भैया तुम अंतर्यामी हो ही गए। तो लिटरल इस लहजे में ना ट्रांसलेट करके उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। सिचुएशन में बोलेंगे बहुत इजी होगी, ट्रांसलेशन एक्चुअल में जॉब किसका है मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ट्रांसलेशन कौन करता है। देखिए ट्रांसलेशन वो व्यक्ति करेगा जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसको एक हिंदी मूवी दे दी गई कि भाई ये एक्सप्रेशन है, इनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसलेटर का जो जॉब है वो उस व्यक्ति के लिए है जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, दोनों भाषाएं बहुत समय से बोल रहा है। हम क्या करते हैं, बेसिक ग्रामर के रूल लगा के ट्रांसलेटर का जॉब करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें करना ये चाहिए कि भाई ये वाली बात है, इस वर्ड को इससे रिलेटेड वर्ड लेके आऊं और ये मैसेज मेरा चला जाए, चाहे मेरे को 4 सेंटेंसेस बोलने पड़ जाए,
लेकिन वहां पर क्या है, मूवी डब हो रही है, वहां पर उतना ही टाइम मिल रहा है, इसलिए उतने ही शब्दों में, उसी टाइम ड्यूरेशन में उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए पूरे वर्ड्स और ग्रामर के हिसाब से उतने ड्यूरेशन में वो सेंटेंस बोलना होता है। हम स्टार्टिंग में यही कर रहे होते हैं, जैसे 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 तुम तो अंतर्यामी हो। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इतने ही शब्दों में, ये नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो हस्बैंड ने कह दिया यू टॉक एज इफ यू नो एवरीथिंग, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम सब जानती हो। नाउ आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि हम अटक क्यों जाते हैं, कि हम हिंदी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। नाउ अंतर्यामी ना सही लेकिन बेवकूफ़ मुश्किल से ही बनती हूँ। मैं अंतर्यामी ना सही लेकिन बेवकूफ़ तो मुश्किल से ही बनती हूँ। सो आई मे नॉट बी ऑल नोइंग, आई मे नॉट बी ऑल नोइंग, मे बी आई डोंट नो एवरीथिंग। आया बात समझ में? मे बी आई डोंट नो एवरीथिंग, हो सकता है कि सब कुछ नहीं जानती, बट आई एम नॉट ईजिली फोल्ड। आई एम नॉट ईजिली फोल्ड यानी कि मुझे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आई एम नॉट ईजिली फोल्ड, राइट। एक और तरीके से इसी बात को कहिए, आई डोंट क्लेम टू नो एवरीथिंग, आई डोंट क्लेम टू नो एवरीथिंग, मैं नहीं कह रही सब कुछ जानती हूँ, बट आई एम नॉट नीव ईदर। ईदर पता है क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? दो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आई डोंट क्लेम टू नो एवरीथिंग बट आई एम नॉट नीव ईदर, यानी कि ऐसा भी नहीं है और वैसा भी नहीं है। जैसे कि आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश एंड आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ईदर, यानी ये भी नहीं आता। तो दो नेगेटिव सेंटेंसेस, एक सामने वाले के स्टेटमेंट के साथ भी आप अगर सेंटिमेंट शेयर कर रहे हैं और सेम बताना चाहते हैं मेरी भी यही अवस्था है, तो ईदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नाउ एक और तरीके से बोल सकते हैं, मे बी आई एम नॉट माइंड रीडर। हस्बैंड ने कहा, सो नाउ कहाँ गया वो वाला सेंटेंस, सो यू आर अ माइंड रीडर नाउ, अब तो तुम माइंड रीडर बन गई हो। तो वाइफ ने कहा, मे बी आई एम नॉट अ माइंड रीडर बट आई रेयरली एक्ट फुलिशली, बेवकूफियां तुम्हारी तरह कभी कभी ही करती हूँ। आई रेयरली एक्ट फुलिशली लाइक यू, तुम्हारी तरह बेवकूफियां नहीं करती मैं। 9 बजने जा रहे हैं, बच्चों को उठा दो। अब 9 बज चुके हैं, सो इट्स 9 o'clock, और अगर बजने जा रहे हैं तो कितने हैं? ऑलमोस्ट 9। देखिए एक तरीके से कह सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट 9, वेक द किड्स अप, वेक अप द किड्स भी कह सकते हैं, वेक द किड्स अप। सो इट्स ऑलमोस्ट 9, 9 बजने जा रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी 9 चले जाएगा, कॉन्वर्सेशनल है तो जब गोइंग टू बी 9 कहेंगे उसके बाद में इट्स ऑलमोस्ट 9 कहना शुरू कर देंगे। लेकिन 9 बजने जा रहे हैं, लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी से नहीं मिलाना है। हस्बैंड ने कह दिया द क्लॉक इज अबाउट टू स्ट्राइक 9, द क्लॉक इज अबाउट टू स्ट्राइक 9, गेट द किड्स अप। गेट द किड्स अप पता है क्यों कह रहे हैं? यानी कि बच्चों को उठा लो। मान के चलिए कि कोई बंदे का फोन आ गया, मैं कहूँ उसे बुला लो, एक मैं कह सकता हूँ कॉल हिम हियर, एक मैं कह सकता हूँ गेट हिम हियर, यहाँ बुला लो। तो गेट जब हम यूज कर रहे हैं तो हम कुछ कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। सो गेट द किड्स अप यानी अब ऐसा कर दो बच्चों की अवस्था की उठ जाए, हमारे पास ऐसी अवस्था में हो, राइट। आई विल गेट इट रिपेयर्ड, इसको रिपेयर करवाऊंगा, यानी ऐसी अवस्था कर लूंगा, ऐसी अवस्था में होगा मेरे पास कि रिपेयर्ड होगा ऑलरेडी, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हम अपने सेशंस में आकर के डिस्कस करते हैं कि बहुत डीपली। एक्चुअल में यहाँ पर अगर मैं इन चीज़ों को वैसे ना कोशिश करी मैंने, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को यहाँ ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, राइट। तो हो सकता है कि मैसेज गलत चला जाता है, फिर वही वाली बात आ जाती है कुड हैव बीन का क्या मतलब है। ऐसे नहीं, जब आप सामने बैठेंगे लाइव सेशन में तो क्रॉस क्वेश्चन जब कर पाएंगे तो पता चलेगा कि जो मैं बता रहा हूँ आप वही बात समझ रहे हैं या मिलती जुलती बात को समझ गए हैं, राइट। तो लाइव सेशन का ये फायदा है, ये चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करते हैं। 45 रूल्स हैं, 15 दिन में समझ आ जाता है सब कुछ। द क्लॉक इज अबाउट टू स्ट्राइक 9, गेट द किड्स अप, जल्दी से बच्चों को उठा लो। अब देखो एक और तरीके से कह सकते हैं, 9 बजने वाले हैं तो आप कह दीजिए इट्स नियरली 9, इट्स नियरली 9, टाइम टू वेक अप द चिल्ड्रन, टाइम टू वेक अप द चिल्ड्रन, बच्चों को उठा लो। अब देखो एक और तरीके से, आज संडे है इन्हें जी भर के सो लेने दो, आज संडे है इन्हें जी भर के। अब जी भर के टू देयर हार्ट्स कंटेंट कुछ एक एक्सप्रेशन है, राइट। मैं जी भर के खाना खाया, आई एट टू माई हार्ट्स कंटेंट, जी भर के। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे तरीके से कहेंगे इट्स संडे, इट इज संडे टुडे, टुडे इज संडे कह दीजिए, टुडे इज संडे, सो लेट देम स्लीप एज मच एज दे वांट, यानी जी भर के जितना वो चाहते हैं, सो लेट देम स्लीप एज मच एज दे वांट। एक और तरीके से कह सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को, लेट देम एंजॉय देयर स्लीप, इट्स संडे आफ्टर ऑल, लेट देम एंजॉय देयर स्लीप। एक्चुअल में करना क्या होता है, आज संडे है इन्हें जी भर के सो लेने दो, भले आपको ये नहीं याद आया एज मच एज दे वांट, लेट देम स्लीप टू देयर हार्ट्स कंटेंट, अगर ये चीजें नहीं याद आती हैं तो इतना भी कह सकते हैं लेट देम एंजॉय देयर स्लीप। तो हम उनको छूट देने की मतलब आप आई होप समझ में आया होगा कि मिलता जुलता मैसेज पहुंचाना होता है,
राइट। बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश स्टार्टिंग में नहीं बोली जा सकती है। अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वर्ड्स के साथ, ग्रामर के साथ, और हम सोच रहे हैं कि ये एग्जैक्ट एक्यूरेट फीलिंग्स को बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेट करके एक्सप्रेस कर पाए, नहीं होगा। मिलता जुलता मैसेज पहुंचाना शुरू करेंगे जब कॉन्वर्सेशन में आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जब पहले थोड़ा थोड़ा मैसेज पहुंचाना शुरू करेंगे फिर वो बेटर होगा। कहते हैं ना कि इन्हेंसमेंट, ब्रशअप करना है, इन्हेंसमेंट धीरे धीरे होगा, परफेक्ट एक दिन में नहीं होगा। पहले गलत बोलेंगे, आधा एक सेंटेंस बोलेंगे, वो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, फिर कोई क्वेश्चन करेगा, फिर एक के साथ दूसरा बोल देंगे कभी कभार जोड़ के, फिर 2 के 3 हो जाएंगे, तो सेंटेंसेस में फ्लुएंसी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से किसी दिन 10 सेंटेंस लगातार बोलने लग जाए। गलत बोल के सही करके एक के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4 के 5, तब ऐसे होता है। नाउ पति ने